अ, कृपया मुझे सूचित करें कोई कमेंट करके कि शायद मैं लाइव हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक आज़ाद और आज आपके समक्ष मैं अपनी कविताएं लेकर के प्रस्तुत हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझे ठीक से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं, मैं सबसे पहले दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा तेज प्रताप तेजस्वी जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष आऊँ और आपसे अपनी कविताएं साझा कर पाऊँ, रूबरू हो सकूँ आपसे। साथ ही साथ मैं उन तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं कविताएं पढ़ने के लिए और बोलने के लिए। साथ ही जो मेरी पहली कविता है, उस कविता का शीर्षक है सुनो दारोगा। और ये जो कविता है वो एक गुमशुदा के रपट के बारे में है। और वो गुमशुदा कोई और नहीं, हमारे और आपके देश का लोकतंत्र है। मैं अपने देश के लोकतंत्र को गुमशुदा इसलिए कहता हूँ, उसके पीछे मेरी अपनी हताशा है, मेरी अपनी वजह है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस देश में 10% आबादी के पास उतना वसायल, उतना संसाधन है जितना इस मुल्क के 80% आबादी के पास भी नहीं है, जहाँ झूठी संभावनाओं के समुंदर में मजलूमों की लाशें तैरती हो, मेरे पास कोई वजह नहीं बचती है कि मैं उस देश को लोकतांत्रिक देश कहूँ। ये बात कुछ और है साहब कि इस देश के बारे में जब लिखा जाता है, बताया जाता है, तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही जाती हैं। मसलन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अदम गोंडवी की चंद पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आबाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। और शायद ये देश की, जिस देश को हम भारत समझते हैं, जो इंडिया वर्सेस भारत की खाई है, उसको महसूस करने के लिए हमें इस देश की जो लुटियन दिल्ली है उससे बाहर निकल करके सुदूर गांवों तक जाना होता है। आप सारे साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। आपने यशपाल शर्मा की जो कहानी है पर्दा, उसको जरूर पढ़ा होगा। उस कहानी में जो पर्दे का पात्र है, जो पर्दा है, वो मुझे अपने देश के लोकतंत्र जैसा दिखाई देता है। उस कहानी के अंदर एक साहूकार है जो बार बार एक गरीब व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरा मूल और सूद चाहिए। वो गरीब व्यक्ति बार बार ये दलील देता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है आपको चुकाने के लिए, मैं मुफलिसी में जी रहा हूँ। लेकिन उस साहूकार को उस गरीब व्यक्ति की ये दलील पसंद नहीं आती है, तार्किक नहीं लगती है। और उसकी वजह यह होती है कि उस गरीब व्यक्ति के दहलीज पर एक पर्दा लगा होता है, सुंदर सा पर्दा, चमचमाता हुआ पर्दा, जिसमें बहुत सारे तारे लगे होते हैं। और वो साहूकार ये बार बार दलील देता है, ये कहता है कि साहब तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत संसाधन है, बहुत वसायल है, तुम झूठ बोलते हो। वो गरीब व्यक्ति फिर से अपनी पुरानी दलील देता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और एक दिन वो साहूकार गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे मेरा मूल और सूद लौटाओ। वो गरीब व्यक्ति कहता है फिर से उसी जवाब की पुनरावृत्ति कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और इस बार साहूकार उद्वेलित होकर के वो पर्दा खींच देता है। और उस पर्दे के पीछे, उस नेपथ्य में जो दिखाई देता है, वो हमारे मुल्क की सच्चाई है, वो हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई है। वो बहुत बर्बर है, भयावह है, डराने वाली है। उस पर्दे के पीछे खड़ी होती हैं कुछ औरतें जिनके पास कपड़े नहीं हैं अपने तन ढकने को। उस पर्दे के पीछे खड़े हैं कुछ बच्चे
जिनके हाथों में थालियां हैं और वो थालियां अन्न से महरूम हैं। और शायद यही हमारे असली भारत की कहानी है। और उस भारत को जानने और समझने के लिए ज़रूरत होती है कि हम दिल्ली की जो भारत की जो लुटियन दिल्ली है वहाँ से निकलें और वहाँ तक जाए जहाँ कोशी बहती है, जहाँ गंडक बहती है, जहाँ तमाम लोग हर साल बाढ़ की चपेट में आकर के मर जाते हैं, जो सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। उनके लिए मौलिक अधिकार तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए जो सबसे पहला यक्ष प्रश्न होता है वो उनके सर्वाइवल का होता है, उनके ज़िंदगी का होता है। और इन सब के बाद अगर कहीं कुछ बचता है तो सिर्फ हताशा बचती है। मुझे कोई लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है और बस इतना समझ में आता है कि लोक पर तंत्र हावी है। जो मेरी पहली कविता है जिसका उन्वान है सुनो दरोगा, वो उसी गुमशुदा लोकतंत्र की पड़ताल करती है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सुनो दरोगा, मैं गुमशुदा की रपट लिखाना चाहता हूँ। सुनो दरोगा, मैं गुमशुदा की रपट लिखाना चाहता हूँ। नाम लोकतंत्र, पूरा नाम रोटी कपड़ा और मकान, रंग गहरा लाल खून, पता हाकिम की रैली, कब से लापता है, सन 47 की रात से। किसी पर शक? हाँ, अपहरण। किसने किया? मेरे देश की संसद ने। जो मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है राजा रानी का प्यार। ये जो प्यार नामक पंक्ति है ये हम सब अपने जीवन के अलग अलग कालखंड में महसूस करते हैं, जीते हैं, उसको परिलक्षित करते हैं। 90 के दशक में हमने प्यार को साहित्य से, सिनेमा से, कविताओं से, नायक और नायिका के प्रसंग से समझने की कोशिश की। वैसे ही प्यार किया और बार बार लिखा गया कि राजा को रानी से प्यार हो गया। ये पंक्ति कि राजा को रानी से प्यार हो गया, जब इसकी पड़ताल की जाती है, जब इसकी परतें उधेड़ी जाती हैं तो ये पंक्ति बहुत सतही नजर आती है। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, खड़े होते हैं। सवाल ये है कि जिस राजा ने रानी को महलों में कैद कर दिया, क्या इस पंक्ति में उस रानी का इतिहास शामिल है क्या? सवाल ये कि जिस इतिहास को हम इतिहास के तौर पर जानते हैं वो क्या समग्र इतिहास है? क्या उस इतिहास में किसी औरत का इतिहास बताया गया? क्या उस इतिहास में किसी मछुआरे का इतिहास लिखा गया? क्या उस इतिहास में उस आदमी का इतिहास लिखा गया जिसके गले में बर्तन लटका दिए जाते थे और उसे थूकने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा तक मैसर नहीं होता था? फिर ऐसे सवाल आते हैं तो एक जवाब आता है कि वॉट वी बिलीव टू बी द हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ पावरफुल। जिसे हम इतिहास समझते हैं वो इतिहास ताकतवर का इतिहास है। वो तमाम लोग जो इतिहास को जानते हैं, समाजशास्त्र को जानते हैं, साहित्य को जानते हैं, पढ़ते हैं, वो इस बात को भी जानते हैं कि E.H. कार, फूको और तमाम समाजशास्त्रियों ने, इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि जब जूलियस सीजर जो राजा है, मुखिया है, जब वो नदी को पार करता है तो वो इतिहास बनता है। लेकिन जब एक तमाम आवाम उस नदी को पार करती है तो वो इतिहास नहीं बनता है। तो हम जिसे इतिहास समझते हैं वो मुखिया का इतिहास होता है, वो राजा का इतिहास होता है। तो ये जो कविता है जिसका शीर्षक है राजा रानी का प्यार, ये उस प्यार को जिसे हम समग्र प्यार समझते हैं, जिसे हम रानी का प्यार समझते हैं, उस प्यार के इतिहास को पड़ताल करने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है कि इसमें रानी की भी सहमति है या नहीं, या वो जो हमें बताया गया है वो झूठा इतिहास है, वो ताकतवर का इतिहास है। मैं कविता पढ़ता हूँ आपके सामने जिसका उन्वान है राजा रानी का प्यार। राजा ने पहले नदियाँ जीती, राजा ने पहले नदियाँ जीती, झरने जीते, पहाड़ जीता। राजा ने पहले नदियाँ जीती, झरने जीते, पहाड़ जीता और फिर अंत में जीता औरत को। राजा ने पहले नदियाँ जीती, झरने जीते, पहाड़ जीता और फिर अंत में जीता औरत को।
काट दिए उसके पर, काट दिए उसके पर, कैद कर दिया उसे महलों में। काट दिए उसके पर, कैद कर दिया उसको महलों में, और बना दिया उसे महलों की रानी। एक दिन ये रानी किले ध्वस्त कर देगी, एक दिन ये रानी किले ध्वस्त कर देगी, खुद लिखेगी अपना इतिहास। एक दिन ये रानी किले ध्वस्त कर देगी, खुद लिखेगी अपना इतिहास, झुठलाएगी राजा रानी के प्यार के किस्से। एक दिन ये रानी किले ध्वस्त कर देगी, खुद लिखेगी अपना इतिहास, झुठलाएगी राजा रानी के प्यार के किस्से, और बताएगी कि राजा ने रानी से कभी प्यार नहीं किया, राजा ने उसे अगवा किया था। जो साथी मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है मुझे मेरे अपने मुल्क की सरकार से खतरा है। शीर्षक सुनने में बहुत असहज लगता है और प्रतिक्रियावादी भी लगता है, लेकिन मेरी अपनी वजहें हैं इस शीर्षक का चयन करने की, शीर्षक को चयन करने की। फांसीवाद जब भी समाज के अंदर शोषण और जुल्म करना चाहता है तो वह एक काल्पनिक दुश्मन तैयार करता है, जैसे हिटलर ने तैयार किया था यहूदियों को, कम्युनिस्टों को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की वो तस्वीर मुझे आज भी विचलित करती है, जब एक छोटा सा बच्चा और एक छोटे से बच्चों का झुंड जिनकी उम्र महज 8, 10, 12 साल है, उनके हाथ में पत्थर हैं और वो पत्थर ले करके एक यहूदी महिला का पीछा कर रहे हैं। वो यहूदी महिला भाग रही है, खून से लथपथ है, और वो बच्चे उस पत्थर से उस पर हमला कर रहे हैं। उन बच्चों से उनकी मासूमियत छीन ली गई थी, उन बच्चों से उनकी मासूमियत छीन करके उनके हाथों में पत्थर थमा दिया गया था, उनके दिमाग में जहर, अफीम भर दिया गया था, नफरत, हिकारत और वैमनस्यता बो दी गई थी। आज जो हमारा मुल्क है, जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, उसके भी हालात बहुत मुख्तलिफ नहीं हैं, बहुत अलग नहीं हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे काल्पनिक दुश्मन तैयार किए गए हैं। उन दुश्मनों के तमाम नाम हैं। कई दफ़ा उन्हें मुसलमान कहा जाता है, जिहादी मुसलमान। कई दफ़ा उन्हें औरत कहा जाता है, व्याभिचारी बेवफा औरतें। कई दफ़ा वो स्टूडेंट्स जो अपने हकों की मांग को लेकर के सड़क पर आते हैं उनको देशद्रोही कहा जाता है। कई दफ़ा वो किसान, वो मजलूम जो सड़क पर आकर के जुल्म के खिलाफ मुखालफत करते हैं उनको देशद्रोही कहा जाता है। और ऐसे तमाम दुश्मन जिनमें कम्युनिस्ट, और जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, वो निर्बाध है। और इन दुश्मनों, इन काल्पनिक दुश्मनों की आड़ में एक नफरत पैदा की जाती है, वैमनस्यता पैदा की जाती है, और इसके बाद वो तस्वीर सामने आती है जो विगत दिनों हम सब ने देखी कि एक माँ पर, उसके बच्चे पर, उसके पति पर इसी मुल्क के सरकार की पुलिस, इस मुल्क के सरकार की मुलाजिम लाठियां बरसाती है। वो उनके सामने याचनाबद्ध होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें उनकी ज़मीन से खदेड़ा जा रहा होता है। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो सरकार के आदेश को, सरकार के फरमान को मानने से इनकार कर देते हैं, और वो बेचारे उस बर्बरता से तंग आकर के, उस निष्ठुरता से तंग आकर के आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। बहुत जायज़ सी बात है कि जब इस मुल्क में इस तरीके की बर्बरता होती है तो समाज में एक आक्रोश पलता है, गुस्सा आता है, लेकिन फिर सरकार उसी फांसीवादी तरीके को अपनाती है और आपके सामने काल्पनिक दुश्मन को परोस देती है। वो दुश्मन जो कभी हिटलर ने परोसा था यहूदियों के नाम पे, कम्युनिस्टों के नाम पे, आज हमारी सरकार हमारे सामने काल्पनिक दुश्मन परोसती है ताकि उस आक्रोश को दबाया जा सके जो हमें उन किसानों को देख करके आता है, उन मजलूमों को देख करके आता है, उन शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों को देख करके आता है। और हमारे सामने ऐसे काल्पनिक दुश्मन परोस दिए जाते हैं, हमारे आक्रोश की तिजारत कर ली जाती है। बहरहाल मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है, जिसका उन्वान है, मुझे मेरे मुल्क की सरकार से खतरा है। मेरे शरीर पर गोली दागी गई है, मेरे शरीर पर गोली दागी गई है। मेरी लाश गांव के चौपाल से शहर महानगरों की बड़ी अदालतों तक
भारत के मरे हुए लोकतंत्र की तरफ फैल गई है। मेरे शरीर पर गोली दागी गई है। मेरी लाश गांव के चौपाल से शहर महानगरों की बड़ी अदालतों तक भारत के मरे हुए लोकतंत्र की तरफ फैल गई है, जिस पर वकील, नेता, जज, पुलिस वाले किसी खूंखार भेड़िए की तरह पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जिस पर वकील, नेता, जज, पुलिस वाले किसी खूंखार भेड़िए की तरह पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और अदालतों में, सरकारी दफ्तरों में मुझे कसाई खाने के जानवरों की तरह काटा जा रहा है। और अदालतों में, सरकारी दफ्तरों में मुझे कसाई खाने के जानवरों की तरह काटा जा रहा है। हर शरीर के टुकड़े के ऊपर जाति, उम्र, लिंग और वर्ग के हिसाब से मुआवजे घोषित किए जा रहे हैं। हर शरीर के टुकड़े के ऊपर जाति, उम्र, लिंग और वर्ग के हिसाब से मुआवजा घोषित किया जा रहा है। मुझे फिर किसी जमीन के टुकड़े में दफना दिया जाएगा। मैं जानता हूं, मुझे फिर किसी जमीन के टुकड़े में दफना दिया जाएगा जिस पर कोई फूल नहीं खिलेगा। मुझे फिर किसी जमीन के टुकड़े में दफना दिया जाएगा जिस पर कोई फूल नहीं खिलेगा। खुलेंगे कुछ कारखाने जिसमें मेरी मौत का सामान बेचा जाएगा। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। ये प्रक्रिया निर्बाध और अनवरत चलती रहेगी अगली लाशों के खेप आने तक। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी अगली लाशों के खेप आने तक। तब तक मेरी लाशों के दुश्मन तैयार किए जाएंगे। तब तक मेरी लाशों के दुश्मन तैयार किए जाएंगे। कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी कम्युनिस्ट। पर तुम कारखाने की उस तह में जाना जहां लाशें दफन हैं। जहां लाशें दफन हैं। वहां मैं चीख चीख कर कह रहा हूं कि मुझे किसी और से नहीं, मुझे मेरे अपने मुल्क की सरकार से खतरा है। साथ ही जो मेरी अगली कविता है वो उस समाज के बारे में है जो समाज शायद किसी ने कहा था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर आपको किसी समाज के मेयार को समझना हो तो उस समाज में औरतों की स्थिति को समझिए। लेकिन सच्चाई ये है कि शर्म और शासन का जो हमारे मुल्क में बंटवारा है, उस बंटवारे में औरत आज भी अपनी दहलीज नहीं पार कर पाई। कोशिश करती है, कोशिश करने के बाद कई दफ़ा उसे पीपल के पेड़ पर टांग दिया जाता है, कई दफ़ा व्यभिचारी बताया जाता है। और इस मसले पर जो हमारी संवेदनशीलता का जो आलम है वो ये है कि हम उस मुल्क में रहते हैं और जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, उस प्रदेश का जो मुखिया है या जो हमारा जो समाज है, आप खुद सोचिए कि वो कितना संवेदनशील है महिलाओं के मसले को लेकर के, कि वो उस आदमी को अपना मुखिया चुनता है, जनप्रतिनिधि चुनता है, जो आदमी सरेआम मन से छोटी बच्चियों के बलात्कार का आह्वान करता है। और साहब, ये बात जो है किसी पार्टी विशेष तक महदूद नहीं है। इससे पहले जो सत्ता में पार्टी थी उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। और फिर हमसे ये बताया जाता है, पूछा जाता है, कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साहब, आपसे ये सवाल मैं पूछता हूँ और पूछना चाहूँगा कि जिस देश में औरतों को नोच करके पीपल के पेड़ पर टांग दिया जाता है और उनके हत्यारे इतिहास लिखते हैं कि इस देश में स्त्रियां पूजी जाती हैं, आप मुझे बताइए कि आपकी सरकार में मैं अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी नायिका को कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों से कैसे बचाऊंगा? इस सवाल का मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है और सिर्फ हताशा मिलती है। खैर, मैं अपनी कविता पर आता हूं जिसका शीर्षक है एक औरत की लाश। जमीन पर पड़ी एक औरत की लाश, जमीन पर पड़ी एक औरत की लाश जो द्रौपदी की भांति बेची जा चुकी थी, अहिल्या की तरह पत्थर हो गई थी या वैदेही की तरह जलाई गई थी। जमीन पर पड़ी एक औरत की लाश जो द्रौपदी की भांति बेची जा चुकी थी,
अहिल्या की तरह पत्थर हो चुकी थी या वैदेही की तरह जलाई गई थी। वो आसमान से बाहर झांक, वो आंगन से बाहर झांक, खुले आसमान के नीचे घास के मैदान में करवट लेना चाहती थी। वो आंगन से बाहर झांक, खुले आसमान के नीचे घास के मैदान में करवट लेना चाहती थी, जहां वो बर्तन में आटा नहीं, सुनहरी धूप की तस्तरी में अपने ख्वाब गूंथना चाहती थी। वो आंगन से बाहर झांक, खुले आसमान के नीचे घास के मैदान में करवट लेना चाहती थी, जहां वो बर्तन में आटा नहीं, सुनहरी धूप की तस्तरी में अपने ख्वाब गूंथना चाहती थी। पर उसके देह में दौड़ता खून जम गया था, पर उसके देह में दौड़ता खून जम गया था। उसका जिस्म जमीन पर पसरा पड़ा था। उसके देह में दौड़ता खून जम गया था। उसका जिस्म जमीन पर पसरा पड़ा था, बिल्कुल उस बेजान गुड़िया की तरह जिसे वो बचपन में गहनों से सजाकर राजकुमार के लिए दुल्हन बनाती थी। बचपन के उस बंटवारे के बाद राजकुमार गहनों से लदी नई नवेली दुल्हन को एक बेजान गुड़िया समझने लगा। बचपन के उस बंटवारे के बाद राजकुमार गहनों से लदी नई नवेली दुल्हन को एक बेजान गुड़िया समझने लगा। और एक दिन भरी सभा में वो उस औरत को, जो हम सब की माँ थी, घर में हर सुंदर दिखने वाली चीज की तरह जुए के खेल में हार गया। जो अगली कविता है साथी, वो कविता गीत के तौर पे मैंने लिखी है और उस कविता को मैंने लयबद्ध किया है। वो मैं गाता हूँ और मैं आपसे गा करके ही साझा करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बात स्वीकार करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ये जो कविता है मैं एक कवि को समर्पित कर रहा हूँ और वो कवि आज सलाखों के पीछे बंद है। समाज में, इतिहास के हर अलग अलग कालखंड में ये बहुत बार हुआ है कि जब भी किसी ने सत्ता की मुखालफत करने की कोशिश की है, उसे बंद कर दिया गया, मार दिया गया या सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आपको याद है सोक्रेटिस ने जब अपने समाज में जागृति के संचार की कोशिश की थी, जागृत करने की कोशिश की थी, जब वैज्ञानिकता की बात करने की कोशिश की थी, जब धर्म और विज्ञान के बीच जो खाई है उसको पाटने की कोशिश की थी, तब वहाँ की सत्ता को ये बात पसंद नहीं आई थी। उनको हेमलॉक पिलाया गया था, उनको मार डाला गया था। ठीक वैसे ही जब मुसोलिनी के शासनकाल में ग्राम्स्की ने लिखना शुरू किया था निरंकुशता के खिलाफ, जब वो हेजेमनी की थ्योरी लेकर के आते हैं तो उनको जेल में डाला गया और उनसे कहा गया कि ग्राम्स्की तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें सोचना बंद कर देना है। और ये बात हम और आप समझते हैं कि किस तरह से वो लोग जो सत्ता में हैं वो तमाम गोले बारूद हथियार होने के बावजूद इस बात से डरते हैं कि एक दिन इस देश का जो निहत्था आदमी है वो उनसे डरना छोड़ देगा। ये पंक्तियां हैं गोरख पांडे की। और आज भी हमारे समाज में जब भी कोई सत्ता की मुखालफत करने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है या सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। ये लोकतांत्रिक विभीषिका कह लीजिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जब वैज्ञानिकता की बात गौरी लंकेश करती हैं तो उनको इसी मुल्क में रहने वाला एक आताताई, मैं शब्द लेने में भी असहज महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उनको कुतिया कहता है। और उससे भी जो बड़ी शर्मनाक बात है वो ये बात है कि उस आदमी को हमारे देश का जो मुखिया है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, वो फॉलो कर रहा होता है। तो इस समाज में जब भी सत्ता की मुखालफत करने की कोशिश की गई है उन लोगों को मार दिया जाता है या सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। लेकिन उससे जो ज़्यादा खतरनाक बात है, जो डरावनी बात है, वो ये है कि इस बर्बरता के बाद भी जो हमारा बौद्धिक वर्तुल है उसमें किसी तरीके की आवाज़ लामबंद होती नहीं दिखाई देती है, उसकी चुप्पी खटकती है। पाश कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर कत्ल के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर कत्ल के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, पर आंखों में मिर्च की तरह नहीं लगता है।
आज हमारे समाज की हालत भी कुछ ऐसे ही है। एक क्रांतिकारी कवि सलाखों के पीछे है, लेकिन बौद्धिक वर्तुल में, बौद्धिक संकाय में चुप्पी सी है, सन्नाटा सा पसरा हुआ है। और ये दमन आंखों को मिर्च की तरह लगता नहीं है, खटकता नहीं है। यह आखिरी कविता, यह आखिरी गीत मैं उसी क्रांतिकारी कवि वरवरा राव को समर्पित कर रहा हूँ। और ये गीत मैं आपको गा करके सुना रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ। उन शोलों को देखो, चरागों को देखो, जो तूफान से दो हाथ करने लगे हैं। उन शोलों को देखो, चरागों को देखो, जो तूफान से दो हाथ करने लगे हैं। जिन्हें तुमने कुचला था पैरों के नीचे, जिन्हें तुमने कुचला था पैरों के नीचे, वो बारूद बनकर उभरने लगे हैं। उन शोलों को देखो, चरागों को देखो, जो तूफान से दो हाथ करने लगे हैं। मैं हर एक सितम की खिलाफत करूँगा, मैं हर एक सितम की खिलाफत करूँगा। मैं जिंदा हूँ जालिम बगावत करूँगा, मैं जिंदा हूँ जालिम बगावत करूँगा। भले चाहे सड़कों पे लाशें बिछा दो, या टैंक गोलों से हमको डरा दो। मैं हूँ धूल, फिर से हवा में उठूँगा, उठूँगा और आँखों में चुभूँगा। है जालिम तेरी पुतलियाँ नोच लूँगा। उन शोलों को देखो, चरागों को देखो, जो तूफान से दो हाथ करने लगे हैं। सिसकियों में दिन रात सारे गुजारे, सिसकियों में दिन रात सारे गुजारे। गरीबी मेरी और सिंहासन तुम्हारे, गरीबी मेरी और सिंहासन तुम्हारे। मेरे घर में चूल्हे पे आंसू उबलते, मेरे घर में चूल्हे पे आंसू उबलते। तुम्हारी हवेली में पकवान सारे। उन शोलों को देखो, चरागों को देखो, जो तूफान से दो हाथ करने लगे हैं। जो कल की सुबह हो अमन लेके आए, जो कल की सुबह हो अमन लेके आए। मोहब्बत के तारे सदा टिमटिमाए, कि फिर कोई जालिम न सर को उठाए, कि फिर कोई जालिम न सर को उठाए। भगत और बिस्मिल के हम गीत गाएं। उन शोलों को देखो, चरागों को देखो, जो तूफान से दो हाथ करने लगे हैं। उन शोलों को देखो, चरागों को देखो, जो तूफान से दो हाथ करने लगे हैं। साथ ही इसी कविता के साथ, अपनी आखिरी कविता के साथ मैं इस कविता पाठ का समापन करता हूँ और फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तहे दिल से तेज प्रताप तेजस्वी जी को, तेज पत्रिका को, और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, आगे बढ़ें। और वो तमाम लोग जो कविताएं सुनते हैं और मुझे सराहते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं, उन सबको मैं फिर से बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।
और उनसे ये अपेक्षा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अभ्यर्थना करता हूँ कि वो अपना प्यार इसी तरह से देते रहें और मुझे और लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। शुक्रिया। इंकलाब।